हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, आप सभी के मांग पर हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी। जी हाँ, ज्योग्राफी का आपका 2 मैराथन क्लास लिया गया है और हिस्ट्री का कल लिया गया था मैराथन क्लास, और आज हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों पॉलिटी का। जी हाँ, पॉलिटी का एपिसोड नंबर ये फर्स्ट है, महा मैराथन। जबरदस्त दोस्तों, आज मजा आने वाला है। पॉलिटी से संबंधित जितने भी आपके समस्या होंगे ना, जितने भी कंफ्यूजन होंगे, आज दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर होने वाला है। तो बस पूरा देखना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। फिर देखिएगा कि आपको काफ़ी चीज़ कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। जितना मैं आप लोग को यहाँ पर मैराथन करवाऊंगा, लगभग पॉलिटी का 10 मैराथन करवा दूंगा, है ना। तो इससे ज़्यादा दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। बस आप पूरा तो देख लीजिए, है ना। जितना ज्योग्राफी का करवा देंगे, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कल हम करवाएंगे ज्योग्राफी का, फिर से आपका होगा टेस्ट नंबर तीसरा मैराथन, कल होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, आज हम देखेंगे पॉलिटी का। और डेली जो क्लास चलती है वो रात में 9 PM से चलती है। तो 9 बजे मेरे भाई साहब आपको तैयार रहना है, बिल्कुल एकदम तैयार रहना है। खाना पीना खा करके बरियार होकर तैयार रहना है, ताकि आप 1 से 1.5 घंटे तक आप टिक सके और दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ सके, उसका जवाब दे सके, है ना। जो आपको नहीं आएगा उसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। जो भी कंफ्यूजन रहे जिस क्वेश्चन में और जिस चीज़ की मैं एक्स्ट्रा बताते चलूँगा, उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज की, है ना। शुरुआत करते हैं। आज पॉलिटी का मैराथन फर्स्ट होगा दोस्तों। 40 सवाल होंगे और 40 सवाल से संबंधित दोस्तों लगभग दोस्तों आपको 200 सवाल मैं यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। जितने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है। और ये NCERT SCERT सारे क्वेश्चन बेस्ड बताया जाएगा 6 to 12 तक। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप सामाजिक विज्ञान का 1 to 5 का दोस्तों मात्र 251 इसमें चार्ज है। ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप ले सकते हैं। ये मैराथन से पहले मैं NCERT पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, 6 से लेकर के 10 क्लास तक। ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारे कंप्लीट हो गए हैं। वो सारे आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज करवाया गया है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, वो आप ले लीजिएगा, बस उसको पढ़ लीजिएगा और मैराथन कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना पहला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है, मैं सारा दोस्तों यहाँ पर अभी क्लियर करने वाला हूँ। प्रश्न कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। अब देखिए लोग करते क्या हैं, है ना। आप क्या करिएगा, सीधा देखिएगा कि लोकसभा का सीट कह रहा है, लेकिन भाई साहब अब यहाँ देख लीजिए ना कितने प्रतिशत। आप सीधा देखे, आपने आंसर मारा 6%, हो गया गलत, हो गया गलत। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ कह रहा है 3 अलग अलग राज्य में। अब जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, है ना। 3 देखिए नियम है, 3 नियम आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 नियम है। ये तीनों नियम आपको अगर पता है और तीनों नियम से संबंधित दोस्तों ये जो सवाल है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका 2%। इसका आंसर क्या होगा याद रखिएगा, 2% यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 अलग अलग राज्य में कह रहा है। ठीक है, अगर कहता दोस्तों 4 अलग अलग राज्य या 4 राज्य या उससे अधिक राज्यों में, है ना, तब होता आपका 6%। भाई साहब यहाँ पर 3 कह दिया है, तो ध्यान दीजिएगा 3 अगर पूछे तो हो जाएगा 2%, है ना। और देखिए 3 गो नियम है राष्ट्रीय पार्टी बनने का। राष्ट्रीय पार्टी अभी टोटल कितने हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय पार्टी अभी टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है ना, 6 राष्ट्रीय पार्टी है।
और छेवों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक नया राष्ट्रीय पार्टी बना है, उस राष्ट्रीय पार्टी का आपको नाम जल्दी से कमेंट करके बताना है। छेवों राष्ट्रीय पार्टी का नाम मैं अभी आप लोग को बता देता हूं। पहला जो राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों वो है बहुजन समाज पार्टी, नोट कर लीजिएगा, पहला है बहुजन समाज पार्टी। और जो नया बना है अभी जिसको मान्यता मिला है वो है आपका आम आदमी पार्टी, है ना, याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी जो है दोस्तों ये आपका नया बना है अभी। छठा जो है ये नया बना है आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो झाड़ू छाप इसका चुनाव चिन्ह है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो है भारतीय जनता पार्टी, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो गया। नेशनल पीपुल्स पार्टी दोस्तों ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। और छठा जो राष्ट्रीय पार्टी है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी भी कहते हैं, याद रखना है। तो टोटल अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी है भारत में, ये आपको याद रखना है करेंट में आपका। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि राज्य स्तरीय पार्टी की संख्या कितनी है ना, तो राज्य स्तरीय पार्टी टोटल अभी 52 है ना, टोटल अभी 52 राज्य स्तरीय पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं, 6 है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक चीज आपको जरूर याद रखना है, क्या, जो 3 नियम है, 3 नियम है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। पहला नियम क्या कहता है, याद रखिएगा कि लोकसभा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से जब तक नहीं सुनिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर ध्यान में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला जो नियम कहता है कि लोकसभा अथवा विधानसभा में आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में, अगर पूछा जाए, कहा जाए दोस्तों 4 या अधिक राज्यों में, है ना, 4 या अधिक राज्यों में 6% मत, ठीक है। अगर 4 राज्य दिया रहे तो 6% मत प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है, मत प्राप्त करता है। तथा इसके साथ साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा का 4 सीट जीतता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया जाएगा। दूसरा नियम कहता है दोस्तों कि कोई दल, है ना, राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो लोकसभा का 2%, लोकसभा का 2% स्थान जीतना होगा। और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में, और यही क्वेश्चन ये था कि 3 विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कितने सीटें अगर वो जीतेगा तो 2% सीटें जीतेगा, याद रखना है, ठीक है। तब दोस्तों उसको मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। और तीसरा नियम क्या कहता है कि तीसरा नियम हमारा कहता है कि यदि कोई दल कम से कम, है ना, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त अगर उसको है ना, कम से कम कोई कोई जो दल है दोस्तों 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसको मिला हुआ है तो उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये 3 गो नियम दोस्तों आपको याद रखना है। ये तो 4 राज्य वाला, है ना, राज्य स्तरीय अगर आपको राज्य दर्जा मिला हुआ है तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाइएगा। एक है कि 3 राज्य, है ना, 3 अलग अलग राज्यों में अगर 2% जिस सीट जीते हुए हैं लोकसभा का तब आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाइएगा। एक और क्या नियम है कि 4 या अधिक राज्यों में 6% मत, है ना, 6% मत प्राप्त करता है, तथा इसके साथ साथ किसी राज्य या राज्यों में 4 सीटें जीतता है तब उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 वो नियम है, याद रखना है। और अभी टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है और 52 दोस्तों राज्य स्तरीय पार्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका दूसरा नंबर सवाल है। देखिए वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। प्रश्न है कि एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। अब देखिए जो कह रहा है प्रश्न दोस्तों कि एकात्मक राज्य में, है ना, एकात्मक राज्य में दोस्तों सरकार सभी कार्य जो करती है अंतर्राष्ट्रीय करती है, केंद्रीय है या फिर स्थानीय है या फिर राज्य स्तरीय कार्य करती है। तो एकात्मक राज्य में दोस्तों केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार, यहाँ पर केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अगर देखिए अगर पूछा जाए कि भारत में दोस्तों किस प्रकार का सरकार है ना, तो आप ध्यान रखिएगा भारत में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है जी, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछे दोस्तों संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो संघीय शासन प्रणाली आपको कनाडा से लिया गया है। सारे चीज आपको याद रखिएगा। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन थी। देखिए प्रथम लोकसभा की अवधि कब से कब तक था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है।
अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रथम लोकसभा की अवधि, जो मैं इसका पहले आंसर जवाब दे देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक चला था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, 17 अप्रैल पूरा डेट भी आप याद रख सकते हैं, 17 अप्रैल 1952 से लोग के दोस्तों, है ना, आपका 4 अप्रैल 1957 तक दोस्तों आपका चला था दोस्तों प्रथम लोकसभा की अवधि, है ना। और अभी जो लोकसभा की जो चल रही है, ये कैवी लोकसभा है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अभी जो लोकसभा जो चल रहा है ये कैवी लोकसभा है। ठीक है, जो 2019 में चुनाव हुआ था, ये कैवी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तीसरा का आंसर क्या हो गया, आपका आंसर तो ए हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी मेरे भाई 13 मई को हुई थी, 1952 को हुई थी। ठीक है, 13 मई 1952 को दोस्तों पहली बैठक होती है प्रथम लोकसभा की, याद रखना है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछे तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके जी.वी. मावलंकर। कौन थे जी? जी.वी. मावलंकर, है ना, जी.वी. मावलंकर थे आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था दोस्तों। अगर पूछे कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे भाई साहब, तो क्या होगा, उपाध्यक्ष अगर पूछे दोस्तों तो उपाध्यक्ष हो जाएगा आपका एम.ए. आयंगर, है ना। क्या हो जाएगा, एम.ए. आयंगर हो जाएगा। एम.ए. आयंगर जो थे ये प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके। ठीक है, प्रथम ये उपाध्यक्ष थे। अगर पूछता दोस्तों आपको कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो जल्दी बताइए कि वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला, है ना, वर्तमान में आपके ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्तमान वाले भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। हाँ, तो जी हाँ, अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा है दोस्तों 2019 से लेकर के 24 तक, ये है आपका 17वीं लोकसभा। ठीक है, 17वीं लोकसभा है। और 2024 में जो आपका चुनाव होगा, ये होगा आपका 18वीं लोकसभा चुनाव होगा आपका। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं बहुत सारा चीज आप लोग को क्लियर करूंगा। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, मौलिक अधिकार सबको पता है भाई साहब कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से दोस्तों बहुत सारा चीज लिया गया है। हम लोग क्या रटे हुए हैं, मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार के अलावे क्या लिया गया है, प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां से लिया गया है, मैं कह रहा हूं प्रस्तावना। और अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ दिया भाई साहब तब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर सिर्फ प्रस्तावना है तब हो जाएगा अमेरिका। अगर भाषा पूछ दिया, प्रस्तावना की जो भाषा है ये लिया गया है कहां से, तब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तब क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। प्रस्तावना हो गया अमेरिका से, उसके अलावा मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार के अलावे दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है ना, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन वो भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात, देखिए बहुत सारे लोग पढ़े हुए क्या है कि आपातकाल जर्मनी से, सही बात है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, लेकिन अगर पूछे वित्तीय आपात कहां से लिया गया है, तब ये हो जाएगा आपका अमेरिका से। ठीक है, तो ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो लिया गया है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो ली गई है वो भी आपको अमेरिका से ली गई है दोस्तों। तो इतने सारे चीज आपको पता होना चाहिए अमेरिका से, क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो मौलिक अधिकार पूछा जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कई बार पूछा गया है 61 में जो है, उपराष्ट्रपति पूछा गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछी गई है, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, वित्तीय आपात हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, ये सारे आपके अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावे अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका से भी बहुत सारे चीज लिए गए हैं, तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है ना, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान में संशोधन, है ना। संशोधन जो है दोस्तों ये अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 368 में। अगर भाग पूछे तो भाग आपका 20 में हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के
राज्यसभा के, है ना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो लिया गया है दोस्तों, ये भी आपको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछे कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से संघात्मक विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य के पास, है ना, शक्तियां केंद्र के पास है ना, संघात्मक शक्तियां जो है केंद्र के पास है। और राज्यपाल की नियुक्ति, एक याद रखना है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। और संघात्मक शासन जो व्यवस्था है ये कनाडा से लिया गया है। तो दो चीज आप याद रखिएगा, कनाडा से। रूस से क्या लिया गया है, तो हमारा जो सोवियत संघ है ना, तो रूस से लिया गया है दोस्तों आपका, है ना, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। और दोस्तों 11वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 11वें मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा, सॉरी मैं गलत बता दिया, है ना, 42वां नहीं दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, है ना। 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में दोस्तों आपको जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जोड़ा गया था दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन, सॉरी माफ कीजिएगा गलती से निकल गया था, है ना, 86वें संविधान संशोधन हुआ था, 82वां नहीं 86वां, है ना, 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें जो प्रावधान किया गया था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, वो जोड़ा गया था दोस्तों आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपका। ठीक है, और ये हमारा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से मतलब कि, और मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे मूल में नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था दोस्तों कौन सी समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, है ना जी। तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों कि आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया आप याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जल्दी से बताइए कमेंट कर करके, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से हो गया आपका प्रस्तावना की भाषा, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रस्तावना की भाषा जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है आपका, प्रस्तावना की भाषा। इसके अलावा दोस्तों समवर्ती सूची, है ना, जो समवर्ती सूची दोस्तों 7वीं अनुसूची में है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो जो समवर्ती सूची है ये लिया गया है आपको कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ कुछ चीजें और है जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो चीज आप यहां से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ब्रिटेन से हमारा संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। देखिए वीवीपैट का जो प्रयोग किया गया था, सबसे पहले ये सवाल आपको पूछ रहा है, और ये चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के लिए दोस्तों वीवी, है ना, याद रखिएगा, VVPAT होता है ये आपका। ठीक है, VVPAT, है ना, तो VVPAT का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले जो किया गया था ये 2013 ईस्वी में किया गया था, और चुनाव हुआ था आपको नागालैंड में। ठीक है, कहाँ हुआ था, नागालैंड, ऑप्शन कहाँ गया, डी नंबर, है ना, नागालैंड में आपका चुनाव होता है ना। इसी समय सबसे पहले चुनाव ये प्रयोग में किया गया था, आपका VVPAT का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा करेंट अफेयर का सवाल है, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। देखिए ये जो आपका 6 नंबर सवाल है ना, यहाँ पर मैं दोस्तों कम से कम 15 सवाल मैं अभी बताऊंगा अभी। ठीक है, कम से कम 15 सवाल इससे संबंधित, अनुसूची से अभी जितना बता देंगे ना, इससे ज़्यादा अनुसूची से क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, तब वो हो जाएगा दोस्तों आपका पहली अनुसूची में। ठीक है, ये पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य है और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये पहली अनुसूची में वर्णन है। अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि दूसरी अनुसूची में क्या है, जल्दी से बताइएगा, सभी अनुसूची को बताना है ना, दूसरी आपको बताना है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, तो वेतन और भत्ता, है ना, बस याद रखना है, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते दूसरी में हो गया। तीसरी में क्या हो जाएगा आपका, तीसरी में हो जाएगा शपथ ग्रहण, क्या हो जाएगा जी, शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची में क्या है भाई साहब, तो राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व, है ना, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व, यानी कि तो ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व, है ना, राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व याद रखना है। पांचवें में क्या हो जाएगा, तो पांचवें अनुसूची में क्या हो जाएगा, तो पांचवा है दोस्तों SC ST, है ना, SC एंड ST में सीटों का प्रशासन के बारे में कहा गया है ना, SC ST के प्रशासन के बारे में है आपका। छठी अनुसूची में क्या है जी, तो छठी अनुसूची में हो जाएगा दोस्तों आपका AMTM,
ATM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आपका छठा में हो जाएगा। सातवां में क्या है आपका, तो सातवां में हो जाएगा दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया है। तो सातवां में क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, उसके अलावा समवर्ती हो जाएगा आपका सातवां में। ठीक है, आठवां अनुसूची में क्या है, तो आठवां में आपका भाषा हो जाएगा, है ना। नौवां में क्या है दोस्तों, तो भूमि सुधार नियम हो जाएगा, भूमि सुधार नियम हो जाएगा। 10वां में क्या है, तो आपका 10वां में दल बदल हो जाएगा। ठीक है, 10वां में दल बदल है। 11वां में क्या है, तो 11वां में हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है, 11वां में हो जाएगा पंचायती राज। और आपका 12वां में क्या है, तो 12वां में हो जाएगा नगर निगम। ठीक है, तो ये 12 अनुसूची याद रखना है, 12 में से एक अनुसूची आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, है ना। तो ये 12 अगर क्लियर है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, वित्तीय आपात अभी आपको बताए थे कहां से लिया गया है, USA से लिया गया है, याद रखना है। वित्तीय आपात कहां से, USA से, है ना। और वित्तीय आपात अनुच्छेद कितने में है, तो 360 में है आपका वित्तीय आपात। ठीक है, आपातकाल भारत में दोस्तों कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। 352, आपका 356 और 360, ये 3 प्रकार के वित्तीय आपात याद रखना है। 352 में क्या है आपका, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात। 352 दोस्तों अभी तक 3 बार लग चुका है। 356 आपको बहुते बार लग गया है, राष्ट्रपति शासन। 360 लेकिन अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है ना। और ये जो आपातकाल है दोस्तों, ये भाग कितने में है, तो आपातकाल जो है ये भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। और 352 से लेकर के 360 तक दोस्तों आपातकाल का प्रबंध किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 8 नंबर। प्रश्न है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा कह रहा है, किस प्रकार शुरू की जाती है दोस्तों, तो कोई नई अखिल भारतीय जो सेवा है ये संविधान के अनुच्छेद 312, है ना, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, है ना, ये शुरू की जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर। चलिए, तो इसका आंसर हो गया C। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। अब देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार, भारत संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, आपको पता है ना। संसदीय प्रकार की सरकार की जो प्रमुख विशेषता है वो संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, है ना। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो संसद के प्रति। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर D हो जाएगा, यानी कि संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, यही हो गया संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता, ध्यान रखना है आपका। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा जो संसद बनता है दोस्तों, है ना, संसद जो है ये 3 अंग से, संसद का कितने अंग है, 3 अंग है। एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। संसद का 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपके राज्यसभा। संसद अनुच्छेद कितने में है, तो 79 में है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद, भी आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 10 कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ये करंट अफेयर थोड़ा सा दे दिया है, ये हो जाएगा आपका 2001 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। इसको शॉर्ट में कहते हैं SCO, है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, SCO की स्थापना होती है आपका, है ना, 15 जून 2001 को। पूरा डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं, 15 जून को हुआ था, 2001 को हुआ था दोस्तों SCO, शंघाई सहयोग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO आपका। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है आपका 11 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अभी तक तो आप पढ़े थे एक राष्ट्रीय न्यायालय होगा,
है ना, हर एक राज्य में न्यायालय होगा, हर एक जिला में न्यायालय होगा। लेकिन यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय सबको पता है कि नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है दोस्तों, है ना, हेग में है आपका, नीदरलैंड के हेग में। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों जजों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 15 जज होते हैं, याद रखना है, ये भी सवाल आपको पूछा जाएगा। 15 जज होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो जज होते हैं इसके कार्यकाल कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके कार्यकाल होते हैं मेरे भाई साहब 9 वर्ष, ठीक है, 9 वर्ष दोस्तों इसके कार्यकाल होते हैं, याद रखना है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगर भाषा पूछे कि यहाँ पर अधिकृत भाषा कौन सी है, तो एक तो हो जाएगा इंग्लिश और एक हो जाएगा आपका फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों भाषा आपको ध्यान रखना है ना। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उसके कार्यकाल कितने होते हैं? तो 3 वर्ष का होता है कार्यकाल, ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर हो जाएगा 12 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई? देखिए प्रस्तावना फिक्स है मेरे भाई की प्रस्तावना से अगर जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं 9-10 का एग्जाम देने वाले हैं, है ना, 9-10 का देने वाले हैं, अगर वो पॉलिटी लिए हुए हैं तो प्रस्तावना से फिक्स मानिए कि 2 सवाल आपका 100% रहेगा, ठीक है। और प्रस्तावना आपको मतलब नकारना नहीं है, प्रस्तावना बहुत आसान है ना। हर एक बुक में अब देखिएगा ना, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज में यही लिखा रहता है प्रस्तावना, बस प्रस्तावना को याद कर जाइए। प्रस्तावना में मात्र अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वो याद कर लीजिएगा, हाँ ना। जितने चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आप याद रखिएगा, 1 सवाल आपको यहाँ से 2 सवाल लड़ जाएगा एग्जाम में 100%। अब याद रखिएगा प्रश्न नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को, है ना, अपने नागरिकों को दोस्तों कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार की, है ना। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की न्याय प्रणाली, और ये 3 प्रकार की न्याय प्रणाली आपके प्रस्तावना में लिखा गया है। प्रस्तावना याद है, हम भारत के लोग, गर्व होता है दोस्तों, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, है ना, याद रखिएगा ये पूरा प्रस्तावना, मजा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। और ये 3 जो दोस्तों ये आपका न्याय प्रणाली है, याद रखना है कौन कौन है। एक हो जाएगा सामाजिक, एक हो जाएगा आपका सामाजिक, और हो जाएगा आपका आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, और एक हो जाएगा राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोस्तों 3 आपका यहाँ पर न्याय प्रणाली है, याद रखना है। प्रस्तावना में अगर पूछे स्वतंत्रता कितनी है, जल्दी से बताइए प्रस्तावना में दोस्तों स्वतंत्रता कितनी है? मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि प्रस्तावना में अगर पूछे आपसे कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पांचों नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। कौन कौन स्वतंत्रता है? तो एक विचार हो गया, एक अभिव्यक्ति हो गया, है ना, एक अभिव्यक्ति हो गया, याद रखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, है ना, विश्वास हो जाएगा। विश्वास के अलावे हो जाएगा आपका धर्म हो जाएगा, धर्म के अलावे दोस्तों उपासना हो जाएगा। ये 5 प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रता हो गई। और 3 प्रकार का भी ना बताया आपको न्याय प्रणाली हो गया। और आप याद रखिएगा समानता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है? तो समानता हो जाएगा आपके 2 प्रकार की। कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा, है ना, एक हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा और एक हो जाएगा अवसर। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों समानता, समानता 2, है ना, न्याय प्रणाली 3 और स्वतंत्रता 5। समानता कौन कौन से हो गए हैं? तो एक तो हो गया आपका प्रतिष्ठा और एक अवसर। 5 स्वतंत्रता कौन कौन से हैं? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है, ठीक है। और न्याय प्रणाली कितने हैं? तो 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा भाई साहब, प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है ना। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिएगा, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो USA से लिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना में दोस्तों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो ये शब्द जोड़े गए हैं ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना, उसी में नारा दिया गया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का, और वहीं से लिया गया है हमारे प्रस्तावना में ये 3 शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 13 नंबर सवाल है, भारतीय संसद अस्थाई सदन कौन होता है। देखिए भारतीय संसद के दोस्तों 3 अंग है। 3 अंग आपको पता है कि लोकसभा है, राज्यसभा है और एक हमारा राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है। 3 अंग होते हैं हमारे संसद के, ठीक है, 3 अंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सदन, और सदन अगर पूछे दोस्तों कि संसद के कितने सदन होते हैं, अगर सदन पूछता तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर अंग पूछता तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उसके बाद आंसर जवाब दीजिएगा, है ना। हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो भाई साहब ये बीपीएससी छोड़ेगा नहीं, आप लोग को कान पकड़ के बाहर कर देगा। इसीलिए क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर कह रहा है यहाँ पर अस्थाई सदन, तो राज्यसभा जो होता है अस्थाई सदन होता है, आपको पता है ना। राज्यसभा क्या होता है, अस्थाई होता है। राज्यसभा अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। लोकसभा अनुच्छेद कितने में है, तो 81 में है। संसद अनुच्छेद कितने में है, तो 79 में है। संसद कितने में है, तो संसद हो जाएगा आपका 79 में हो जाएगा संसद, ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों, कारण क्या है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को ही कहा जाता है संसद का उच्च सदन, इसी को कहा जाता है अस्थाई सदन, इसी को कहा जाता है राज्यों का सदन भी दोस्तों, है ना, याद रखना है ना। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके दोस्तों 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं, और याद रखना है इसी वजह से ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, है ना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी, याद रखना है मेरे भाई। राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख अनुसूची कितने में है, तो अभी न बताए थे कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन का जो उल्लेख है ये अनुसूची आपका 4 में वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुसूची अभी 12वां अनुसूची बता दिए थे, है ना जी, याद रखना है। चलिए, और ये जो सीटों का जो बंटवारा होता है ये किसके आधार पर होता है, तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है ना। आपके राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस आधार से ही आपको राज्यसभा की सीटें मिलेगी। अगला प्रश्न चलिए, आपका प्रश्न नंबर है 14 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए भारत में इस 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बिल्कुल दोस्तों सही है आपका, है ना। अगला है कि 52वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 52वां कब हुआ था, तो 52वां हुआ था दोस्तों आपका 1985 में, ठीक है। और इसके तहत दल बदल विरोधी कानून इसमें जोड़े गए थे। अगला जो है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज जोड़ा गया था, ये हुआ था 1992 में आपका, ठीक है। तो ये तीनों तो आपका सही हो गया, लेकिन 84वें संविधान संशोधन जो है केंद्र राज्य संबंध, ये आपका गलत दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंध नहीं है, ये आपका गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन आखिर है किससे, जल्दी से बताइए कि 84वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपको 84वां 2001 ईस्वी में होता है, याद रखना है। और इसी के तहत ये किया गया था कि लोकसभा तथा विधान सभाओं के जो सीट हैं उसकी संख्या 2026 तक, है ना, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था 84वें संविधान संशोधन 2001, और इसमें यह कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की जो संख्या है वो 2026 तक दोस्तों उतना ही रहेगी, परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहां से याद रखिएगा। अगला सवाल चलिए, आपका सवाल नंबर है आपका 15 नंबर। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो कर दीजिएगा, है ना, एक लाइक बनता है कि नहीं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं शुरू ही आप लोग को बोल दिया ना कि अगर आप पूरा देख लेते हैं ना भाई, बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, है ना। और मैं 10 को जो आपका पॉलिटी का जो मैराथन करवाऊंगा, इससे बाहर आपको सवाल नहीं रहने वाला है। प्रश्न देखिए अगला है, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखिए 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन दोनों होता है आपका 1992 ईस्वी में, है ना। 73वां जो था वो पंचायती राज से संबंधित था, और 74वां जो था दोस्तों ये स्थानीय शहरी निकाय यानी कि नगर पालिका से संबंधित था आपका, ठीक है।
अगर पूछ रहा है कि इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था, तो 74वां के तहत दोस्तों आपके 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था और 73वां के तहत दोस्तों आपको 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। और 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था दोस्तों, ये जोड़ा गया था आपका पहला संविधान संशोधन, और 7वीं अनुसूची तो पहले से ही हमारे संविधान में था ही आपका, ठीक है। तो ये आप यहां से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 74वां संविधान संशोधन जो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसमें कितना विषय है दोस्तों, है ना, इसमें टोटल विषय की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 विषय है आपके 74वां में। अगर पूछे 73वां जो संविधान संशोधन जो पंचायती राज से है, इसमें कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। ये विषय भी आपको याद रखना है, क्योंकि विषय भी आपको कई बार पूछा गया है। अगला सवाल चलते हैं आपका सवाल नंबर 16 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। अब देखिए, नीति निदेशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है ना। ये कितने में है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। भाग कितने में है, तो भाग ये 4 में इसका वर्णन है। ये तो बच्चा बच्चा को याद हो गया है, आपको भी याद हो ही गया होगा। लेकिन अब यहाँ से बताइए कि ये कौन सा नीति निदेशक तत्व जो है ये भारतीय संविधान में नहीं था। ऑप्शन आपको दिया गया है, निःशुल्क कानूनी सहायता, अगला है कि पर्याप्त जीविका साधन का नागरिकों का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, गाय और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध। देखिए दोस्तों, यहीं पर आप कंफ्यूज में पड़ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दोस्तों ये नीति निदेशक तत्व में था। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका बी है ये हमारे नीति निदेशक तत्व में है, सी जो है ये भी हमारे नीति निदेशक तत्व में है, और डी है ये भी हमारे नीति निदेशक तत्व में है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है निःशुल्क कानूनी सहायता, ये नीति निदेशक तत्व में नहीं इसका मतलब कि वर्णन किया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता नीति निदेशक सिद्धांत का प्रावधान नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किसमें है, तो निःशुल्क समान न्याय, है ना, याद रखिएगा, समान न्याय, है ना, समान न्याय और निःशुल्क, है ना, निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन जो है ये है आपका अनुच्छेद 39 के क में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको पूछा जाए, है ना, ये जो प्रावधान किया गया था ये हुआ था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है जी। चलिए अगला जो था आपका ऑप्शन नंबर की पर्याप्त जीविका, तो पर्याप्त जीविका का जो साधन किया गया है ये अनुच्छेद 39 में वर्णन है ना। और 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये अनुच्छेद 45 में वर्णन है। और गाय और बछड़ों के वध करने पर जो प्रतिबंध है ये अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन है। तो ये आपको याद रखना होगा भाई, नहीं याद रखिएगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं और कोई नहीं कुछ कर सकता है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है ना। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिएगा तो बैठे रह जाइएगा, कोई आगे आपको नहीं करेगा। जितना करवा रहे हैं बस उतना कर लीजिए। प्रश्न है इसका पीडीएफ भी अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इसी नंबर पर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखिए मौलिक कर्तव्य तो हमारा मूल संविधान में नहीं था। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, सब मारेंगे 10 10 10 10 10 कते मार देंगे 11। अरे भक्का बोका है का, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य तो है ही नहीं था, है ना। बाद में इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया भाई। और जब जोड़ा गया तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 51 के क यहाँ पर कर लीजिएगा, है ना। 51 के चाहे इसमें कर लीजिए चाहे इसमें कर लीजिए, यहाँ पर छूट गया है ना जी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप मिसप्रिंट हो गया है, 51 के यहाँ पर ए कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। 51 के ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। याद रखना है भाग कितने में है, तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है ना। भाग 4 के क में कहां से लिया गया है, तो सोवियत रूस से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में टोटल है आपके 11 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। भैया भाषा आ जाइए, और भाषा से संबंधित जितने सवाल बनेंगे सब के सब यहाँ पर दोस्तों सुपड़ा साफ कर देंगे। बस याद रखिएगा जितना हम बता देंगे। भाषा अभी टोटल है 22। टोटल कितने भाषा है, अभी 22 भाषा है। और इसका वर्णन किस में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितना भाषा था, तो 14 भाषा था। मूल संविधान में 14। सबसे पहले जो भाषा जोड़ा गया था दोस्तों वो 21वां संविधान संशोधन होता है, मैं बढ़िया से लिख देता हूं। सबसे पहले जो जोड़ा गया था है ना, वो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था 21वां, तो 1967 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। और 15वां भाषा जोड़ा गया था, कौन, तो वो भाषा था आपका सिंधी, है ना। सबसे पहले जोड़ा गया था मेरे भाई सिंधी भाषा को। ठीक है, उसके बाद जो संशोधन होता है वो होता है कौन सा संविधान संशोधन, तो 71वां संविधान संशोधन। और 71वां कब होता है, तो 1992 में होता है। और 1992 में जोड़ा गया था दोस्तों आपका 3 भाषा, कौन कौन, तो नेपाली, नोट कर लीजिएगा, नेपाली, मणिपुरी और एक था आपका कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा आपको जोड़ा गया था कब, तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन। और तीसरा बार जो भाषा जोड़ा गया था वो कब हुआ था, तो 1-1-2 और 7-2-9 यानी कि 92वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों कब, तो 2003 में। और 4 भाषा जोड़ा गया था 2003 में। वो भाषा कौन कौन था, तो एक तो था आपका कौन जी, मैथिली, जो बिहार की भाषा है। तो पूछ सकता है आपको कि मैथिली कब जोड़ा गया, तो 2003 में जोड़ा गया। मैथिली के बाद था आपका बोडो, मैथिली, बोडो, संथाली, है ना, डोगरी, एक था आपका डोगरी, है ना, डोगरी भाषा, और एक था आपका संथाली भाषा। तो ये टोटल भाषा मिला करके कितने हो गए, अभी 22 भाषा हो गए टोटल, है ना जी। तो याद रखिएगा दोस्तों अभी वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है कि निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। तो संविधान के द्वारा सुनिश्चित क्या किया जाता है ये आपको यहाँ से बताना है। ऑप्शन है कि कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, शासन एवं शासित के बीच संबंध, शासन एवं शासित के बीच संबंध। अगला है सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनकी संरचना एवं संगठन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, हमारा जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से मिलकर ही सरकार का निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि सरकार का निर्माण किससे किससे मिलकर के होता है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है दोस्तों, और ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए संविधान की आत्मा, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, है ना, प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, हृदय आत्मा किसको कहे हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहे हैं। और 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। जहां अंबेडकर जी आ गए तो अंबेडकर हो जाएंगे आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, तो ये शब्द आपको याद रखना है। और वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार भाग कितने में है, तो ये भाग आपका 3 में है। क्यों, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का ना भाग है हमारा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में दोस्तों 5 प्रकार के रीट की भी व्यवस्था की गई है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप दोस्तों रीट दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों में। ठीक है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। अब देखिए संघीय व्यवस्था का कौन सा तत्व यहाँ पर
नहीं है तो ऑप्शन दिया गया है लिखित संविधान। लिखित संविधान दोस्तों हमारा संघीय व्यवस्था का तत्व है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी हमारा दोस्तों संघीय व्यवस्था का तत्व है। सुदृढ़ न्यायपालिका, ये भी दोस्तों हमारा संघीय न्यायपालिका का तत्व है। प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। संघीय व्यवस्था लिया कहाँ गया है मेरे बच्चे, तो कनाडा से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली, याद रखना है। ठीक है, संघीय, देखिए हमारे जो संविधान है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कितने बार हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कितने बार हुआ है, तो भैया एको बार नहीं हुआ है। ठीक है, एको बार नहीं हुआ है, संघीय शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है, याद रखना है। संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं हुआ है, ये लिया गया है आपको कनाडा से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखें आपका। अगला प्रश्न चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सवाल है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो आंसर देख लीजिए। जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, ये सही है आपका। जियोवांसी सरटोरी, ये डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये भी ठीक है। और पावर एंड परकिंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी ठीक है। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये दोस्तों आपका गलत है। देखिए जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है ना, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है। व्हील ऑफ हिस्ट्री जो आपका पुस्तक है दोस्तों, ये है आपका राम मनोहर लोहिया का है। ठीक है, किसका है, ये राम मनोहर लोहिया जी का है आपका व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, नेहरू जी का जो एक प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, ये आपको बार बार पूछा जाता है, भारत की खोज, है ना, याद रखना है, भारत की खोज। ये है दोस्तों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुस्तक, हमेशा पूछा जाता है। हिंदुस्तान की कहानी, इन्हीं का एक पुस्तक है, हिंदुस्तान की कहानी, विश्व इतिहास की झलकियां, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू जी का ही है, पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो आंसर हो जाता है यहाँ पर डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राज्य संघों का संघ है, बताइए राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करता है। अब बताइए दोस्तों, राज्य जो है ये संघों का संघ है, कौन सी विचारधारा जो है इस वक्तव्य का समर्थन करता है। ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो होगा आंसर सही हो जाएगा आपका बहुलवाद, है ना। आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा बहुलवाद, यानी कि संघ, राज्य जो है संघों का संघ है। बहुलवाद यानी कि प्लुरलिज्म जिसको कहते हैं, ये राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करता है। ये आप यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 24 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। देखिए अब वो जो कौन सा ये अधिकार है वो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ऑप्शन देखिए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, गलत बात है। देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग आता है ना, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा हो राज्यसभा हो। 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ेगा और ये आप ला सकते हैं महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है उपराष्ट्रपति के पद च्युत करना, मतलब कि पद से हटाना, तो ये भी आपका गलत है दोस्तों। इसके लिए भी आपको लोकसभा राज्यसभा, मतलब कि ये खाली राज्यसभा का अधिकार नहीं है, ये लोकसभा का भी इसमें अधिकार है। अगला है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। 24 का देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को है। हाँ, तो यही जो आपका दो अधिकार है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, यही आपका आंसर हो जाएगा, केवल राज्यसभा को प्राप्त है। और ये अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत दोस्तों, याद रखिएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति का अधिकार केवल राज्यसभा को है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया है। अभी न बताए थे मेरे भाई साहब कि भारतीय संविधान में मात्र एक ही बार मतलब संशोधन हुआ है ना, मात्र एक बार संशोधन हुआ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये संशोधन हुआ था कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। आपको बताना है कि ये जो 76 में जो संशोधन हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन, कौन से शब्द जोड़े गए थे, संशोधन के बाद क्या हुआ था। संशोधन के बाद 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द आपको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो वो जो शब्द था वो शब्द याद रखिएगा समाजवाद, है ना। समाजवाद धर्मनिरपेक्ष समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और एक है दोस्तों अखंडता, है ना, अखंडता। ये 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। भाषा प्रस्तावना की कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 26 नंबर। प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार की कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, इसका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसदात्मक सरकार की कार्यपालिका अपने समस्त तथा कार्य नीतियों के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आंसर हो जाएगा आपका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए विधायिका के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होती है। सरकार के कितने अंग होते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के दोस्तों 3 अंग होते हैं। कौन कौन, तो एक तो हो गया आपका विधायिका, है ना, एक हो जाएगा आपका विधायिका, है ना, एक हो जाएगा विधायिका, एक हो जाएगा आपका कार्यपालिका, एक हो जाएगा कार्यपालिका, है ना, और एक हो जाएगा आपका दोस्तों न्यायपालिका, ठीक है, एक हो जाएगा न्यायपालिका। तो कार्य जो आपका सरकार है दोस्तों, इसके 3 अंग होते हैं, याद रखना है ना जी। चलिए अगला प्रश्न हमें आपका 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है ना। वो कौन व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन में क्या हो सकता है, सहभागी हो सकता है, भाग ले सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं है, कोई मना नहीं करेगा उसको, है ना, कोई उसको मना नहीं करेगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, नहीं ऐसा गलत ना है। सॉलिसिटर जनरल, ये भी गलत है। अटॉर्नी जनरल दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल मतलब कि महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी जो हैं ये दोस्तों आपके संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा, वोट नहीं देंगे, भाग लेंगे, है ना, भाग लेंगे। अनुच्छेद महान्यायवादी कितने में है, 76 में इसका वर्णन किया गया है। महान्यायवादी दोस्तों सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कि देश का सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है भैया महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के तहत। और अगर पूछे कि कितने के तहत दोस्तों ये संसद में भाग लेता है ना, सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 के अनुसार याद रखिएगा कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन सदन में मतदान नहीं कर सकता है। बस ये शब्द याद रखिएगा, बाकी सब चीज कर सकते हैं, मतदान ये नहीं कर सकते हैं, है ना। और ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और अगर पूछा जाए दोस्तों कि महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये अपने पद पर रहते हैं, जब चाहेंगे इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। अब देखिए, जो आपका मौलिक अधिकार है ना, हमारा जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका भाग 3 में है। मौलिक अधिकार हमारा 12 से लेकर के 35 तक है। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार रखिएगा। वर्तमान में, शुरू में कितना था, 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपका, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये तो इसका राम कहानी हो गया मौलिक अधिकार का, ठीक है। अब है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जाता है। देखिए, जब भारत में दोस्तों आपातकाल लगता है ना, तो मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होता है, बाकी सारे मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं।
कब? जब दोस्तों भारत में आपातकाल लगेगा आपका, ठीक है। आपातकाल होगा यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लगेगा 352, तो क्या होगा? आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में सिर्फ और सिर्फ 2 आपके मौलिक अधिकार बचे रहेंगे। अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 359 के तहत। 359 के तहत में कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 359 में यह वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 359 के तहत दोस्तों आंसर नंबर ए नंबर आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, इनका क्या होता है? नियुक्ति होता है, निर्वाचन होता है, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद कितने के तहत? तो 75 के तहत। ये भी आप याद रखिएगा कि जो भी दोस्तों, है ना, जो भी दोस्तों बहुमत प्राप्त दल के नेता होगा लोकसभा में, उसी को राष्ट्रपति क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन था ना, इसमें कंफ्यूजन था कि नहीं? बहुत सारे लोग कभी निर्वाचन मार देते हैं, कभी मनोनीत मार देते हैं। भैया याद रखिएगा, नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है, नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न है आपका 30 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी ओर इंगित करता है? देखिए इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये तो मैराथन चल रहा है, मैराथन से पहले दोस्तों हम एनसीईआरटी आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज करवाए हैं, 6 से लेकर के 10 तक करवाए हैं। आपको मिल जाएगा इसी नंबर पर। मात्र 251 दोस्तों चार्ज है। आपको जिनको भी चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपको पर्सनली सारे मिल जाएंगे और आगे जो आपका एग्जाम तक क्लास होगा वो भी आपको मिलते रहेगा। मैराथन वाला भी मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे, अलग से कोई भी चार्ज नहीं है। ओनली 251। प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है, वो संविधान का कौन से अनुच्छेद के तहत इंगित करता है? तो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज जो कहा जाता है दोस्तों, ये अनुच्छेद कितने में है? 38 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, 38 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 है ना, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है। 36 से 51 तक इसका वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ तो आपको याद ही होगा, है ना। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 49 में किसका वर्णन है, अब बताइए जल्दी से हमको कि अनुच्छेद 49 में क्या है? 49 में कहा गया है कि राज्य या राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक या कलात्मक अभिरुचि वाले स्मारकों स्थान का संरक्षण। बस याद रखना है दोस्तों 49 में स्मारक, है ना, जो स्मारक है आपके जैसे लाल किला है, इसका क्या करना है? हमको संरक्षण करना है ना। ऐसा नहीं कि वहां जाकर के आप गंदा जो करने लगते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, है ना, ये गलत काम है, ये नहीं करना है, उसका संरक्षण करना है। वो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है भाई, है ना, उसको संरक्षण करना है। और ये अनुच्छेद कितने में है? तो 49 में है। अगर पूछे दोस्तों 51 में क्या है, तो याद रखिएगा 51 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति, बस ये शब्द याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय जो शांति का वर्णन किया गया है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति जो है अनुच्छेद 51 में है। कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 31 नंबर। प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पर नहीं है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कह रहा है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, और आगे है राम मनोहर लोहिया, बिल टू पावर, ठीक है, एम के गांधी, हिंद स्वराज, ठीक है, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है? 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों ये नहीं लिखा गया था। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो है ये पुस्तक है अमिताभ भट्ट का है। किसका है? अमिताभ, ये भट्ट की पुस्तक है, याद रखना है आपको, है ना। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये अमिताभ भट्ट की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू का है दोस्तों। और महात्मा गांधी का तो आपको पता है कि हिंद स्वराज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं, ये भी आपको याद है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि कौन सा जो विषय है वो भारत के संघ सूची में नहीं है? देखिए संघ सूची में कौन से विषय नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि भारत के संघ सूची में कौन से विषय नहीं है। देखिए शिक्षा जो है ना,
शिक्षा जो है, शिक्षा कहाँ गया भाई, प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन तो सारे संघ सूची में है, लेकिन जो ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा आपके संघ सूची में अब नहीं है। शिक्षा किस में आ गया है, तो शिक्षा जो आ गया है ये आपका आ गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, शिक्षा आ गया है समवर्ती। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन करे कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है, हाँ तो डी आंसर हो जाएगा शिक्षा आपका। ठीक है, शिक्षा हो जाएगा आपका, है ना, शिक्षा का विषय जो संघ सूची का नहीं है। भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची में 3 सूची वर्णन आपको बता दिए थे आपको, इसी में आपको वर्णन है 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य और आपका समवर्ती, है ना, ये आपको तीनों का वर्णन किस में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है इसका वर्णन आपका। ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती आपका। संघ पे कानून संघ बनाएगा यानी कि केंद्र बनाएगा, राज्य पे कानून राज्य बनाएगा, समवर्ती पे कानून दोनों मिलकर बनाएगा। लेकिन राज्य के कानून पर अगर मतभेद हो जाता है दोस्तों तो उसका मान्यता जो हो जाएगा, है ना, अगर समवर्ती पर अगर मतभेद हो जाता है तो जो मान्य होगा वो संघ वाला मान्य होगा आपका। ठीक है ना। चलिए 1976 में दोस्तों आपको शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था पहले। ठीक है, चलिए और 42वें संविधान संशोधन होता है 1976 में, और ये जो शिक्षा जो शब्द है इसको शामिल कर लिया गया था, आपको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 33 नंबर के, किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ कोई भी संविधान नहीं है। सोच लीजिए दोस्तों कि उस देश में कोई भी संविधान नहीं है, फिर भी वो देश दोस्तों काफ़ी आगे चल रहा है और वो देश दोस्तों पूरे दुनिया पे राज करता था। सोच लीजिए वो देश है आपका कोई और नहीं, वो देश है आपका ब्रिटेन, जो दोस्तों भारत पर भी राज किया 200 सालों तक, है ना, 200 सालों तक शासन किया दोस्तों। और यही था ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ का संविधान भी नहीं है। भारत का इतना बड़ा संविधान बना दिया गया है कि भाई साहब लोगों को बुझाता ही नहीं है कि संविधान में है क्या। इतना बड़ा संविधान बना दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। पब्लिक के लिए तो आप इतना बड़ा बना दिए, लेकिन दोस्तों हमारे जो राजनेता हैं, है ना, जो आजकल इतने गलत काम कर रहे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं होता है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। संविधान यहाँ है ही नहीं क्योंकि इसका अलिखित संविधान है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ मतलब जो है ना वो मौखिक है, लिखित संविधान कुछ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ग्रेट ब्रिटेन इकलौता देश है जिसके संविधान का निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ है और न ही इसे लिखित रूप में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला लिखित संविधान, है ना, विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है भाई, तब वो हो जाएगा यूएसए आपका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 34 नंबर। 34 नंबर सवाल है दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है ये शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। आप देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लोग को पल्ले नहीं पड़ा होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैं बता दूं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का जो बंटवारा है ना, ये अनुच्छेद कितने के तहत यहाँ पर किया गया है, ये आपको यहाँ पर कह रहा है दोस्तों। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूची में प्रस्तुत करा गया है, संघ और राज्य और समवर्ती में आपका। तो अनुच्छेद जो 245 और 246 है दोस्तों, है ना, अनुच्छेद जो 245 और 246 है इसी के तहत वितरण को विनियमित करता है आपका। ठीक है, 245 246 के तहत ही। और ये भाग कितने में है, अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग हो जाएगा आपका 11वें भाग में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आप यहां से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, कह रहा है संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को, और इनका जो महाभियोग है ये अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। लेकिन महाभियोग लाने से पहले दोस्तों इनको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है, ये भी याद रखना है। अब कह रहा है कि ये जो महाभियोग है दोस्तों एक क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक है या अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है दोस्तों। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, है ना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए, और ये जो महाभियोग है ना, ये संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, किसी में भी इसको ला सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जिस सदन में पहले ये प्रस्ताव लाया जाता है ना, जैसे कि लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में लाया गया, तो जिस सदन में पहले ये लाया जाता है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर की कल्याणकारी राज्य का मूलतः विश्लेषण है। देखिए, कल्याणकारी राज्य का मूलतः जो विश्लेषण है ये आपका क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। उदारवाद और समाजवाद का है, समाजवाद और साम्यवाद का है, साम्यवाद और आदर्शवाद का है, या व्यक्तिवाद और फाशीवाद का है। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कल्याणकारी राज्य जो है ना, ये मूलतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, उदारवाद और समाजवाद। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। राज्य प्रशासन जो लोक कल्याण पर आधारित हो उसी को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है आपका। अगला प्रश्न है, और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का जो समर्थन था वो ब्रिटेन के वेबरिज रिपोर्ट ने आपका किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 37 नंबर कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। अब देखिए, जो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है ये आपको बताना है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन दिया गया है, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। और डी है एकहरी नागरिकता, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच यहाँ पर क्या है, तो शक्ति का विभाजन है। केंद्र का अलग शक्ति है, राज्य का अलग शक्ति है। इसी को तो कहते हैं संघीय सरकार दोस्तों, इसी को कहते हैं संघीय सरकार। लिया कहाँ से गया है? तो कनाडा से लिया गया है आपका, याद रखना आपका, है ना, कनाडा से आपका लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान होनी चाहिए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। ये इसकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखना। एक तो लिखित संविधान याद रखिएगा, विशेषता है ना। एक आपका देख लिए यहाँ पर कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ये भी आपका संघात्मक सरकार की विशेषता है। और क्या विशेषता है जी? और विशेषता है दोस्तों आपका लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, और ये सारे चीज़ें आपके कनाडा से लिया गया आपका, याद रखना है, ठीक है। संविधान की संघीय प्रणाली कनाडा से आपका, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागरिकता दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है भारत में, है ना। अमेरिका में कैसी है? तो अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता है, 2 नागरिकता मिलती है अमेरिका में अमेरिका वालों को। एक तो होती है केंद्र सरकार की नागरिकता वहां पर, और एक होती है राज्य सरकार की नागरिकता, अलग अलग होती है वहां पर, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है? सिर्फ एक नागरिकता है केंद्र सरकार की आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नागरिकता लिया गया है ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से। नागरिकता अनुच्छेद किस में है? तो 5 से लेकर 11 वर्णन में आपको, 5 से 11 अनुच्छेद में है। भाग किस में है? तो ये भाग आपका 2 में इसका वर्णन किया गया है नागरिकता का, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 38 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? अब किसका संबंध यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध से है दोस्तों, ये आपको सवाल है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, पॉल एपल्वी रिपोर्ट, राजमन्नार समिति रिपोर्ट, कारारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था दोस्तों कि आंसर क्वेश्चन था कि किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, तो केंद्र राज्य संबंध से जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजमन्नार समिति रिपोर्ट। राजमन्नार समिति रिपोर्ट का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हुआ था 1969 की ये घटना है। 1969 में दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु DPV राजमन्नार की अध्यक्षता में दोस्तों 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था 1969 में, याद रखना है। चलिए, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 39 नंबर। प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? जल्दी से बताइएगा कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं इनका जो चुनाव करते हैं तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पंचायत समिति के सदस्य। और दोस्तों पंचायतों के 3 स्तरों का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, है ना। 3 स्तरों का प्रावधान है। चलिए
कुछ राज्यों में दोस्तों 4-4 स्तर भी है, ऐसे ज़्यादा करके 3 स्तर भी हैं, है ना। तो भारतीय संविधान में जो 3 स्तर का प्रावधान, ये अनुच्छेद कितने में है, तो ये अनुच्छेद 243 के बी में इसका वर्णन किया गया है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए जी, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 40 नंबर सवाल है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है। संप्रभुता जो है ये राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है, ये कथन किसका है, कथन किसका है, जल्दी से बताइएगा। यह कथन जो है दोस्तों ये बोंदा का है ना। ये जिन बोंदा का दोस्तों आपका कथन है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि संप्रभुता जो है राज्य की पूर्णता है, ये कथन जिन बोंदा का है। ठीक है, चलिए। और ये जिन बोंदा थे जो दोस्तों ये आपके फ्रांसीसी विद्वान थे और ये सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग ये सबसे पहले किसने किया था, तो संप्रभुता शब्द का प्रयोग जिन बोंदा के द्वारा ही आपका किया गया था। ये फ्रांसीसी विद्वान थे। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का पॉलिटी का मैराथन सेशन। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। इसका दोस्तों आंसर दे दिया गया है और इसका देखिए आज टेस्ट नंबर 1 हो गया आपका मैराथन का। और ये आपके PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों हमारे इसी नंबर पे। ये हमारा व्हाट्सएप है 7857824310 और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर यही है। मात्र 251 यहाँ पर चार्ज है। जितना भी पीछे आपका हुआ है NCERT वाला, है ना, NCERT जो आपको करवाया गया है 6 से लेकर के 10th क्लास तक, ये आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। उस चैप्टर वाइज आपको करवाया गया है। उसके अलावा जो अभी फिलहाल मैराथन चल रहा है ये आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम तक मिलते रहेगा आपको। और NCERT में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। मात्र 251। जो भी जुड़ना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाइए, समय नहीं है ना। जुड़ना है तो जुड़ जाइए, लेट करने से कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है तो आप PDF से भी आराम से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आज का, है ना। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को, इसमें क्या चेंज चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। अगर अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, है ना। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल। और कल जो आपकी होगी वो ज्योग्राफी वाली होगी आपकी मैराथन। ठीक है, कल जो होगी वो ज्योग्राफी की मैराथन चलेगी और ज़बरदस्त चलेगी दोस्तों। इसी प्रकार से आपको एग्जाम तक चलते चलेगा, है ना जी। बस आप इतना करते चलिए, कोई नहीं आपको रोक सकता है, कोई नहीं आपको हरा सकता है। इस बार सिलेक्शन लेके रहना है दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों को। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।